एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है इफ द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो ये जो वर्टिसेस गिवन है ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और इनको ऑर्डर में लिखेंगे। ऑर्डर से मतलब ये था कि अगर आप सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हो तो ए बी यहां नहीं लिखेंगे आप, बी सी एंड डी। ए का कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 6,1, बी 8,2, सी कितना है बच्चों 9, एंड डी P,3। देखो भाई, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपको कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम में इस तरह से वर्टिसेस गिवन हो और उन वर्टिसेस में कोई वैल्यू मिसिंग हो, तो आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है जो अब हम फॉलो करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको इसके 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो और फोर्थ आपको फाइंड करना हो। तो फोर्थ में आप अपनी तरफ से ए बी समथिंग कुछ भी प्लेस कर लेना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसके दोनों डायगोनल। अब क्योंकि ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इसका मतलब ये है जो ये ओ पॉइंट है ना, ये जो ओ पॉइंट है ये एसी का भी मिड पॉइंट होगा और बीडी का भी मिड पॉइंट होगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं बच्चों, और स्टेटमेंट सुनो क्या होगा, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट, ये पैरेललोग्राम का सिंबल बनाया मैंने, बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब यह है कि जो मिड पॉइंट होगा एसी का वही मिड पॉइंट होगा बीडी का। तो यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बीडी। अच्छा मुझे ये बताओ आप लोग कि जो एसी है उसका मिड पॉइंट है कौन, ओ। और मिड पॉइंट निकालते कैसे हैं बच्चों, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहां आ जाएगा 6 प्लस 9/2। समझ आ गई बात, एंड 1 प्लस 4/2। ये तो आ गया एसी का मिड पॉइंट इक्वल्स टू, ये भी ओ ही होगा, ये भी इस बार इधर से कैलकुलेट होगा, P प्लस 8/2 एंड 3 प्लस 2/2। आगे सोल्व करते हैं, ये बनेगा भाई 15/2, ये बनेगा 5/2, ये P प्लस 8 ही रहेगा बाय 2, और ये कितना बनेगा भाई 3 प्लस 2 5/2। अब कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वन कोऑर्डिनेट फर्स्ट वन के इक्वल होगा और सेकंड वन कोऑर्डिनेट सेकंड वन के इक्वल होगा। अब सेकंड को सेकंड के इक्वल रख के तो क्या करेंगे, 5/2 इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट वन को कंपेयर करा दो और यह स्टेटमेंट लिख दो एक छोटा सा, ऑन कंपेयर
both sides. What you will get? You will get 15 upon 2 is equals to p plus 8 बाय 2. दोनों के डिनोमिनेटर कैंसिल आउट और फाइनली आप कहां पहुंच गए बच्चों? 15 इज इक्वल्स टू p प्लस 8. 8 को इधर ले आओ. 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू p. 7 इज इक्वल्स टू p और वी कैन से p इज इक्वल्स टू 7 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. क्लियर बात है? हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. तो जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आए तो डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वेट करा दो. क्लियर बात है? और वहां से फाइंड आउट कर लो आप वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएबल. क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2. स्पीडली नोट डाउन करेंगे. देखो भाई ध्यान से. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. क्लियर बात है? तो बिल्कुल सेम है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा. वहां पे कितने वेरिएबल मिसिंग थे? एक. या कितने मिसिंग है? 2. देखो ध्यान से. तो सबसे पहला काम तो यही है बच्चों कि हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे यहां पर और उस पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं उनको अरेंज करेंगे. फर्स्ट वन वर्टेक्स बताओ भाई क्या दिया है? 1, 2. सेकेंड वर्टेक्स बताओ 4, y. थर्ड x, 6 एंड द लास्ट 3, 5. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? दोनों के डायगोनल बनाओ. डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और इसको लिख देंगे हम एक कोऑर्डिनेट O. चलो स्टेटमेंट लिखेंगे. क्या स्टेटमेंट है बच्चों? सिंस सेम है प्रीवियस क्वेश्चन वाला. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. क्योंकि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जो मिड पॉइंट होगा AC का और जो मिड पॉइंट होगा PD का वो सेम हो जाएगा. इसका मतलब बच्चों मिड पॉइंट ऑफ AC will be equals to midpoint of BD. मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉलो करेंगे बच्चों. AC का मिड पॉइंट होगा. कैसे कैलकुलेट होगा? 1 प्लस x बाय 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2. राइट साइड से निकालते हैं. कितना आएगा भाई? इन दोनों का मिड पॉइंट 3 प्लस 4 अपॉन 2. 5 प्लस y अपॉन 2. 3 प्लस 4 और 5 प्लस y. देख लेते हैं थोड़ा सा सोल्व होता है तो कितना आएगा ये? 1 प्लस x बाय 2. इसे करोगे तो ये 8 बाय 2 आ जाएगा है ना. और ये 7 बाय 2 आ जाएगा. 5 प्लस y बाय 2 आ जाएगा. कंपेयर करा दो उसको. 4 लिखो या ऐसे ही लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं. ये इसके इक्वल जाएगा और ये इसके इक्वल. ठीक है. लिखेंगे ऑन कंपेयर बोथ साइड. ऑन कंपेयर बोथ साइड्स. तो 1 प्लस x बाय 2 किसके इक्वल आ गया बच्चों? 7 बाय 2 के. और यहां से x कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 प्लस x 7 आएगा. x जो है वो 7 माइनस 1 आएगा और x की वैल्यू 6 आ जाएगी. तो एक कंपैरिजन से एक वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी. अब राइट में 8 बाय 2 को इक्वल रख देते हैं 5 प्लस y बाय 2 के. लो जी 2 से 2 कट कर देंगे ये वाला. अब क्या आ जाएगा? 8 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y. आगे चले भाई. तो यहां से 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y. 3 इज इक्वल्स टू y और y आ गया बच्चों हमारे पास 3.
इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल्स टू 6 और y इज इक्वल्स टू 3, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया। क्लियर बात है? तो ये दो क्वेश्चन किए हमने बेस्ड ऑन दी पैरेललोग्राम। जब भी पैरेललोग्राम का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही डायगोनल्स के मिड पॉइंट को इक्वल रख के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 2,3 एंड 8,4 रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो इसके गलत होने के चांस सबसे ज्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। देखो भाई ध्यान से, ये है सर्कल और सर्कल में एक डायामीटर होगा ए बी, ऐसा ही बोला गया है कि सर्कल का डायामीटर है ए बी। अच्छा ये देखो कोऑर्डिनेट किसके दिए हैं, कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड सेंटर, मतलब पहला जो कोऑर्डिनेट है ना बच्चों, ये तो ए का कोऑर्डिनेट है और ये जो दूसरा कोऑर्डिनेट है ना, ये बी का नहीं है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। सेंटर को ओ मान लू मैं, तो ये ओ का कोऑर्डिनेट है कितना, 8,4। अब बात आती है भाई बी, अब बी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट आप x, y, a, b जो आपका मन करे इसे लेट कर लो। क्लियर बात है? देखो हम इतना जानते हैं कि जो सेंटर होता है ना वो डायामीटर के एंड पॉइंट का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, इसका मतलब ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले से हो जाएगा, ये क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूले से हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिंस सेंटर इज द मिड पॉइंट, center is the midpoint of ends of the diameter। जो डायामीटर के एंड पॉइंट्स होते हैं उनका मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब अब यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो O है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ऑफ ए बी। तो यहां पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां पर फॉलो कर सकते हैं व्हाट, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मुझे एक बात बताओ जरा फटाफट से, इधर इधर ध्यान दो। आपको पता है ये सेंटर वाला पॉइंट इधर आता है, ये सेंटर वाला पॉइंट इधर आएगा, यहां पे समझ में आई बात। अब इधर भी ओ ही आएगा, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। यहां तो डायरेक्ट लिखा और उधर फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, कैसे, 2 प्लस एक्स बाय 2 और 3 प्लस वाई बाय 2। गलती से भी एक्स वाई यहां मत रख देना, इधर समझिए ना। एक्स वाई यहां पता कब आता, जब ए और बी आपको पता होते और सेंटर पॉइंट आप निकाल रहे होते। तो कंपेयर करा देते हैं, 8 किसके इक्वल जाएगा, 2 प्लस एक्स बाय 2 के, और 4 किसके इक्वल जाएगा, इसके इक्वल जाएगा। चलो इसको इधर लिख लेते हैं, मतलब ठीक है ना। मतलब मैं एक काम कर रहा हूँ, 2 प्लस एक्स को तो लिख रहा हूँ लेफ्ट में और 8 को लिख रहा हूँ राइट में। समझ में आ गई बात, ये बात क्लियर हो रही है। और यहां से देखो आप, ये जो 3 प्लस वाई है अपॉन 2 है, ये किसके इक्वल जाएगा, ये जाएगा 4 के इक्वल। 8 के इक्वल तो ये चला गया और 4 के इक्वल ये आ गया। अब देखो ये 2 उधर जाएगा तो 2 प्लस एक्स कितना हो गया, 16। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एक्स कितना आएगा, 14। क्लियर है? अब यहां आ जाओ, यहां 3 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 8। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 5। इसका मतलब ये है कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है दैट इज 14,5। इट इंप्लाइज दैट कोऑर्डिनेट ऑफ बी is 14,5
5, 14,5 और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 2, -2 एंड -7, 4। पहली चीज तो ये बच्चों कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है। बाई सेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है ये, और इनसे बन रहा है एक लाइन सेगमेंट। एक पॉइंट आपको ए गिवन है जो कि 2, -2 है, और एक पॉइंट आपके पास बी है जो कि -7, 4 है। आपको 2 पॉइंट इस लाइन के ऊपर फाइंड करने हैं। पहला मैं बना देता हूं P, और इसको मैं लिख लेता हूं x, y। फिर एक बना लेता हूं मैं Q, और इसको मैं लिख लेता हूं x डैश y डैश। अब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड करना है किसका, P एंड Q। देखो भाई ध्यान से, तो सबसे पहले तो आप ये लेट कर लो कि एक पॉइंट है P x, y, और एक पॉइंट है Q x डैश y डैश। ये डिवाइड करते हैं, या हम सीधा लिखे जो इन्होंने लिखा है ट्राइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी को। क्लियर है? अब देखो हमारा टारगेट है इस P को फाइंड करना। अच्छा, अगर मैं इनके सबके पार्ट करूं तो भाई इन तीनों में 1:1:1 होगा, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों 1:1:1 होंगी ना। अब अगर आपको P फाइंड करना है ए बी की हेल्प से तो ये 1 होगा, और ये कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब अगर आप P निकालना चाहते हैं तो आपको रेशो यूज करना पड़ेगा 1:2। लेकिन अगर आप Q निकालना चाहते हैं तो आपको रेशो यूज करना पड़ेगा बच्चों 2:1। अगर आप Q निकालना चाहते हैं तो आपको रेशो यूज करना पड़ेगा 2:1। क्लियर बात है? अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं P के लिए। तो यहां लिखते हैं बच्चों एक छोटी सी बात कि जो P है वो डिवाइड करता है ए बी को इन 1:2 by using section formula, by using section formula। अगर हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें बच्चों तो मैं यहां से Px, y फाइंड कर सकता हूं, और अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m1 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहां आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां से Px, y बड़े इजीली हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है भाई, कितना आएगा m1, मैंने कहा था ना वैल्यू रेशो इधर से उठाते हैं तो वैल्यू उधर से उठाते हैं, तो 1 इंटू कितना आएगा एक्स क्यू आएगा भाई। बी का कोऑर्डिनेट कितना है, आप ए बी पे बात कर रहे हो, उस पर बात नहीं कर रहे, ठीक है ना।
1:2 जब आप लेके चल रहे हो, आप चाहो तो इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, ठीक है ना। ये आपका 1:2 चल रहा है, ये आपका 1:2 चल रहा है। मैं यहां लिख देता हूं ये 1 1 है सारे, ये सारे 1 1 है, ठीक है। तो रेशियो यहां से उठाओगे तो वैल्यू, मतलब ये जो 1 है ना ये सीधा जाएगा इस 7 के साथ, और 2 सीधा जाएगा इधर से, ऐसे जो बताया था मैंने आप लोग। तो 1 जाएगा -7 के साथ और 2 जाएगा बच्चों 2 के साथ, अपॉन m1 प्लस m2, मतलब 1 प्लस 2। चलो आगे, अब y पे लेके जाना। 1 जाएगा 4 के साथ और 2 जाएगा -2 के साथ, और ये 1 प्लस 2। स्पीडली कैरी करते हैं अब इसको। x, y, p, ये बनेगा -7 प्लस 4/3, और ये बनेगा बच्चों 4 - 4/3। तो px, y ये बनेगा बच्चों कितना, -3/3, और ये बनेगा 0/3। तो फाइनली जो p की वैल्यू आ रही है बच्चों, आ रही है -1,0। लो भाई, एक कोऑर्डिनेट आप फाइंड कर लिया। सेम आप लोग क्या करोगे बच्चों, सेकंड वन फाइंड आउट करोगे, और रेशियो 2:1 यूज होगा इस बार, ठीक है ना। जब आप 4p की जगह पर 4q बात करोगे तो यहां लिख देना कि जो q है ना वो डिवाइड करता है ab को इन 2:1, और यहां आपको लिखना पड़ेगा फिर से वही, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। मैं इस बार डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। तो यहां से q फाइंड आउट होगा बच्चों x डैश y डैश, x डैश y डैश। लो भाई, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। इस बार रेशियो ये वाले यूज होंगे, 2 जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, और 1 किससे होगा, 1 किससे होगा बच्चों, 2 से। 1 किससे होगा, 2 से, और नीचे 2 + 1 हो रहा है ना। तो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, -2 से। 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, अपॉन 2 + 1। क्लियर है भाई। देखो अब ये वाला रेशियो यूज हो रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था -7 से, 1 मल्टीप्लाई होता 2 से। जब y वाले पे गए तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, और 1 मल्टीप्लाई हुआ -2 से। तो यहां पर q फाइंड आउट करना है हमें, -14 + 2 अपॉन 3, और ये 8 - 2/3। q विल बी -12/3 एंड इट विल बी 6/3। q विल बी व्हाट, कितना हो जाएगा बच्चों ये, यस -4,2। लो भाई, तो ये दोनों आ गए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। p आ गया हमारा -1,0 और q आ गया हमारा -4,2। क्लियर बात है भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है एक ये, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कहता है बच्चों, इफ a एंड b आर -2,2 and 2,4 respectively, find the coordinate of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lie on line segment AB। मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है बच्चों कि एक लाइन सेगमेंट है AB, जिसमें A का कोऑर्डिनेट आपको पता है, दैट इज -2,2, और B का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है बच्चों 2,-4। इनके बीच में कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इसका कोऑर्डिनेट x, y है। अब देखो ये आपसे क्या कह रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं
इस पी एक्स कोमा वाई को कैलकुलेट कर दूं, अगर मुझे कोई ये बता दे कि पी ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, अगर कोई मुझे ये रेशो बता दे ना, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है ना? कितना होगा रेशो? 3:7। इसका रेशो नहीं होगा, यही वो मिस्टेक थी जो बच्चा करेगा। देखो ध्यान से, यहां पर आपको दिया गया है एपी इज इक्वल्स टू 3/7 AB। एक काम करो, AB को इधर ले आओ जरा, तो AP अपॉन AB कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ बच्चों। 3/7। इसका मतलब तो ये होगा ना कि जो AP रेशो AB है वो 3:7 है। 3 इसका मतलब तो ये हुआ ना बच्चों कि अगर AP 3 है तो AB 7 है। अगर AP 3 है तो AB, तो बच्चों ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हमें तो PB चाहिए, तो PB कितना होगा? 4। इसका मतलब रेशो 3:7 नहीं, 3:4 होगा। अच्छा, इसका मतलब यहां पे इंप्लाइज करके लिख देना आप कि जो AP, ये फिगर से लिख रहा हूं मैं, रेशो BP है वो 3:4 होगा। समझ में आ गई बात? अब एक काम करते हैं, अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम वैल्यू फाइंड करेंगे। बताओ भाई किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ P। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पी एक्स कोमा वाई कितना होगा? अगर हम फॉर्मूला लिखें बच्चों तो m1 x2 होता है और m2 x1 होता है और अपॉन में m1 प्लस m2 होता है। आगे यहां क्या आएगा भाई? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो इस क्वेश्चन में ना आगे अब कुछ नहीं बचा, सारा खेल था इस रेशो को आइडेंटिफाई करने का। चलो, तो जब भी ऐसे कोई रेशो दिया हो तो ध्यान दिया करो कि वही रेशो दिया है जो चाहिए या कुछ और दिया है। चलो भाई, रेशो इधर से उठाओगे, वैल्यू उधर से उठाओगे, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 2 और 4 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा -2 और अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। चलो आगे, 3 के साथ जाएगा -4 और बच्चों 4 के साथ आएगा 2। चलो 3 प्लस 4। लो भाई, अब तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये हो गया 6 - 8 अपॉन 7 और ये हो गया -12 प्लस 8 अपॉन 7। ठीक है ना? कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहना। -2/7 और -4/7, तो ये हमारा फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट P का। ठीक है ना? इस P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -2/7 अपॉन -2/7 एंड -4/7। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। देखो ध्यान से, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद वर्टिसेस 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। देखो बच्चों, वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला से सोल्व होगा तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आ जाता है और एनसीईआरटी की बुक में गिवन भी है। ठीक है ना? तो यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे एक रोम्बस। क्या बनाएंगे? एक रोम्बस। ये हमने बनाया एक रोम्बस और इस रोम्बस में हमने चारों पॉइंट, इसके जो चारों वर्टिसेस हैं उनको यहां पे मेंशन कर दिया। 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड द लास्ट -2, -1। देखो बच्चों,
हम इसे कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला की हेल्प से। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके दोनों डायगोनल, एसी भी और बीडी भी। और ये कैसे कैलकुलेट होंगे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बच्चों, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं पहले डायगोनल एसी के बारे में। देखो बच्चों, एसी कैसे फाइंड होगा, ये ना एसी, इधर ध्यान दो, फर्स्ट वन से कौन माइनस होता है, फर्स्ट वन, और सेकंड वन से कौन माइनस होता है, सेकंड वन। तो 3 माइनस माइनस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, और 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। तो यहां से एसी आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर और माइनस 4 स्क्वायर। तो अगर एसी की हम बात करें तो ये तो 32 प्लस 30, सॉरी ये तो 16 प्लस 16 आ जाएगा, और एसी फाइनली 32 आ जाएगा। अगर आप इसके फैक्टर करोगे और फैक्टर करके 2 2 2 2 करके बाहर निकालोगे तो ये आपको 4√2 मिल जाएगा। समझ गए ना, फैक्टर करके पेयर करके बाहर निकाल देना। लो भाई, एसी तो फाइंड हो गया, दूसरा डायगोनल भी फाइंड करना पड़ेगा बीडी। जब बीडी फाइंड करोगे ना बच्चों, 4 में से माइनस होगा और 5 में से कौन माइनस होगा, -1। लो भाई, नाउ अब बीडी फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ, लो भाई माइनस करो, 4 माइनस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2, एंड 5 माइनस माइनस 1 ये भी हो जाएगा 5 प्लस 1। तो कुल मिला के जो बीडी आपके पास आएगा बच्चों 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर आएगा, और फाइनली बीडी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36। ठीक है ना, इसको मैं जरा रफ कर देता हूँ, इसकी मुझे अब नीड नहीं है। चलो, तो यहां से बीडी आ जाएगा हमारे पास कितना, √72। अगर मैं इसके भी फैक्टर निकाल लूं, ठीक है ना, तो इसके फैक्टर मैं आपको बता दूं कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, और इंटू 3 इंटू 3 आएगा, एक ये पेयर और एक ये पेयर बाहर निकलेगा। तो 2 इंटू 3 √2, 6√2 यूनिट। लो जी, बीडी भी फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया का फॉर्मूला लगाना है। किसका एरिया निकाल ले भैया आप, रोम्बस का। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। अरे भाई डायगोनल कौन है इसके, एसी एंड बीडी। और एसी बीडी कैलकुलेट करके आए हुए हम लोग, कितना है भाई 1/2, ये तो है 4√2, और ये अभी कैलकुलेट किया 6√2। एक काम करते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बनेगा। आपको पता √2 एंड √2 मिलके 2 बनेंगे, और इंटू 6 कितना आ गया 24। कितना आ गया बच्चों, 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये एरिया है तो ये 24 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्लियर बात है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो भाई ध्यान से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x प्लस वाई
-4 इक्वल्स टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, क्यों स्पेशल हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर एक लाइन सेगमेंट है आपके पास, यहां पर एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी, और जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है ए बी और बी बी। ए का कोऑर्डिनेट 2, -2 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो 3, 7 है। देखो अभी तक आपको पता है क्या बताया जाता था, अभी तक आप लोगों को बताया जाता था क्वेश्चन के अंदर कि इसको कोई पॉइंट किस रेशो में कट कर रहा है, इस तरह की बातें की जाती थी, या आपको बोला जाता था इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में कट कर रहा है। कभी लाइन के बारे में बात नहीं है कि कोई स्पेशल लाइन इसको कट करे। समझ में आ रही ना बात। अब भाई मैंने मान लिया कि लाइन जो है वो ये है जिसका इक्वेशन दिया गया है 2x + y - 4 = 0, और मैंने मान लिया कि भाई ये पॉइंट है हमारा P x, y। क्लियर है। और मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि ये इसको k/1 में डिवाइड करता है। अब देखो प्रॉब्लम देखो क्या है, अभी तक आपने देखा होगा जब भी ये रेशियो फाइंड करना होता था इनमें किसी एक की वैल्यू पता होती थी। इस क्वेश्चन में ना x पता ना y, तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के जरा k की टर्म में ही x और y को कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखो भाई, आप ये लेट करो कि जो लाइन है आपके पास ये 2x + y - 4 = 0, ये कट करती हैं लाइन सेगमेंट ए बी एट पी पॉइंट पे कट करती है, और इन ये भी बता दो भाई किस रेशियो में करती है, k/1। नाउ अब आप बात करो किसकी, बाय यूजिंग व्हाट, हाँ अब बात करो आप सेक्शन फॉर्मूला की। अगर सेक्शन फॉर्मूला की हम लोग बात करें तो बच्चों आप जानते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला कहता है आपको m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 एंड m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। इज इट क्लियर। अब यहां वैल्यूज प्लेस करके बस कैलकुलेट करने वाली बात है, k की टर्म में आएगी xy की वैल्यू। चलो भाई k जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, और 1 किससे होगा बच्चों, k तो जाएगा 3 के साथ और 1 जाएगा 2 के साथ, और अपॉन में k+1। क्लियर है। आ जाओ इधर, k जाएगा 7 के साथ और 1 जाएगा बच्चों -2 के साथ, और नीचे आएगा k+1, और ये आ गया px, y p 3k+2 अपॉन k+1 और 7k - 2 अपॉन k+1। क्लियर है। अब अगर इन्हें कंपेयर करा दिया जाए तो x की वैल्यू तो ये जाएगी और y की वैल्यू ये जाएगी, k तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से x आ गया हमारे पास कितना, 3k+2 अपॉन k+1, और y कितना आ गया भाई, y आ गया 7k - 2 अपॉन k+1। देखो बच्चों यहां एक कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट है कि जो p पॉइंट है इस लाइन के ऊपर क्या करता है, लाई करता है। तो अगर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब जो x की वैल्यू हम यहां कैलकुलेट करके आए हैं उसे इस इक्वेशन में यहां पुट कर दे और y की वैल्यू को यहां पुट कर दे तो k की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि जो px, y है ये लाई करता है ऑन लाइन 2x + y - 4 = 0। देयरफॉर रख दो भाई वैल्यूज। क्या करोगे बच्चों, ये वाली वैल्यू उठाओ
x के प्लेस पर, और ये वाली वैल्यू उठाओ y के प्लेस पर, तो ये आ जाएगा 2 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। y की वैल्यू कितनी है भाई? 7k माइनस 2 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, वैसे तो क्लास 10th के बच्चे को इतनी बात पता होनी चाहिए। देखो ये k प्लस 1 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, 4 के नीचे तो नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा जिससे सबके नीचे आ जाएगी। और जब आप एलसीएम लोगे तो पता है क्या होगा, ये जो k प्लस 1 है ना बच्चों, ये 4 से जाके क्या होगा, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 नहीं, यहाँ k प्लस 1 आएगा। अब ये तो गया 0 के साथ, अब ऐसा कह सकते हैं केवल क्या बचेगा आपके पास, 2 3k प्लस 2। बहुत आराम से, बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करनी है, सारा माइनस प्लस में अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग होगा आगे। देखो भाई ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k हो जाएगा, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई, ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 7k माइनस 2। यहां देखो क्या होगा, ये माइनस अंदर का साइन चेंज भी करेगा, हाँ देखो भाई इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है। k देखो कितने बचेंगे, 6 यहां पॉजिटिव है और 7 यहां पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कितने हुए 13 और माइनस में 4 है, 13 माइनस 4 9k और माइनस 2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से k की वैल्यू मेरे ख्याल से 2/9 आ रही है। कितनी आ रही है 2/, और आपको बताया था जो k की वैल्यू होती है वही रिक्वायर्ड रेशियो होता है। इसका मतलब जो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो है ना वो आपका 2:9 आ गया, और यही आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर बात है, किसी को डाउट है? तो ये हमने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेगी आज, ठीक है ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे कैरी किए हैं इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।